हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 से 2 वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू एकदम फ्री। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ चैप्टर 8 जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हमने ये चैप्टर को एकदम हर टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, लेकिन अगर आपको वन गो में अपनी सारी नॉलेज, सारी कंसेप्ट्स ब्रशअप करने हैं तो डू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो से आपके पास एक पूरा वन गो में कलेक्शन हो जाएगा सारे कंसेप्ट्स का। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो के साथ म्यूटेशन। सो स्टूडेंट्स, म्यूटेशन क्या है? कोई भी चेंज हमारे जेनेटिक मटेरियल में इज नोन एज म्यूटेशन। अगर कोई भी चीज नॉर्मली काम कर रही है तो वो परफेक्ट है, लेकिन उसमें 1% भी चेंज आ गया तो रिजल्ट पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन यही है कि एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, एंड अगर वो म्यूटेशन छोटा हो या बड़ा हो, बट गड़बड़ तो वो जरूर करेगा। तो स्टार्ट कहां से होता है ये? हम अपनी बॉडी में एक छोटे से सेल से स्टार्ट करते हैं। उस सेल के पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल भरपूर स्टोर्ड रहता है। जब उस छोटे से न्यूक्लियस को आप देखोगे तो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में रहता है? ये डीएनए के फॉर्म में रहता है, जिसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए इनिशियली कैसा रहता है? कंडेंस नहीं रहता, क्रोमैटिन नेटवर्क जैसे रहता है। स्लोली आफ्टर सेल डिवीजन वो कंडेंस होता है। सो हमारी बॉडी में क्या हुआ? एक छोटी सी सेल है, उस सेल के अंदर छोटा सा न्यूक्लियस, एंड उस न्यूक्लियस के अंदर रहता है हमारा डीएनए। एंड अगर उस डीएनए को आप बड़ा करके देखो तो वो आपको कहां पे मिलेगा? क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये है, ऐसा कुछ हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं, एंड इन क्रोमोसोम में हमें मिलता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। अगर उस डीएनए को मैं फर्दर जूम करके देखूं तो कैसा रहता है? डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, जो किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। अगर ये जो डीएनए है इसके पास एक स्पेशल सेगमेंट्स है, वो स्पेशल सेगमेंट्स कोड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रेट को, तो वो स्पेशल सेगमेंट्स क्या हुए? हमारे जीन। तो इसी डीएनए में मेरे पास क्या मिलते हैं मुझे? स्पेशल सेगमेंट्स। तो यहां पे हुए मेरे स्पेशल सेगमेंट्स जो एक स्पेशल ट्रेट को कोड कर रहे हैं। तो ये स्पेशल सेगमेंट स्पेशल ट्रेट को कोड कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। एंड ये जीन अपना जीन एक्सप्रेशन करके क्या किस में कन्वर्ट होते हैं? दे कन्वर्ट देमसेल्फ टू प्रोटीन। तो फाइनली हमें डीएनए से एंड प्रोडक्ट क्या मिला? प्रोटीन। अब मुझे आप बताओ, अगर यहां पे इस डीएनए में कोई गड़बड़ हो जाए, या तो इस क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ हो जाए, या तो इस जीन में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो क्या हुआ? डीएनए में अगर कुछ गड़बड़ हुई, या तो हमारे क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ हुई, या कोई जीन में गड़बड़ हुई, तो क्या होगा? इनडायरेक्टली क्या अफेक्ट होगा? हमारा प्रोटीन। तो इन तीनों चीजों की वजह से हमें क्या एबनॉर्मल मिलेगा? प्रोटीन एबनॉर्मल मिलेगा। एंड अगर वही प्रोटीन एबनॉर्मल हुआ तो क्या उसका फंक्शन नॉर्मल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एंड वो फंक्शन एबनॉर्मल रहेगा, वो फंक्शन कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा हमारी बॉडी में। तो अगर आप एक छोटा सा चेंज डीएनए में कर दो, क्रोमोसोम पे कर दो, या जीन पे कर दो, इनडायरेक्टली वो प्रोटीन को, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो प्रोटीन को ऑल्टर करेगा, एंड वो प्रोटीन का फंक्शन ऑल्टर होगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब हमने देख लिया फर्स्ट ऑफ ऑल की म्यूटेशन क्या है। तो एनी चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। एंड हमने देख लिया कि यहां पे गड़बड़ 3 चीजों में पॉसिबल है। कौन सी है वो? या तो डीएनए में गड़बड़ हुई, ठीक है, या तो हमारे क्रोमोसोम पे गड़बड़ हुई, या तो हमारे जीन में गड़बड़ हुई, ये हमें पता है। तो अब हम देखेंगे इन सारी गड़बड़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से।
अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया कि इन 3 चीजों में कुछ भी गड़बड़ हो तो यहां पे तो नॉर्मल है, लेकिन अगर गड़बड़ हो गई, म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा? एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगा या तो कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। क्लियर? चलो, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन आर चेंजेस दैट आर मेड इन जेनेटिक मटेरियल, ये तो हमें पता है। नाउ दीज चेंजेस मे बी ड्यू टू एरर इन रेप्लिकेशन। अब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। रेप्लिकेशन में एरर हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शन में एरर हो सकता है, रेडिएशन में हो सकता है, या कोई भी एक्सटर्नल चीजों की वजह से हमारा म्यूटेशन हो सकता है। अब जो म्यूटेशन कॉज कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हम म्यूटाजेंस। क्या कहते हैं उनको? म्यूटाजेंस। तो व्हाट आर म्यूटाजेंस? तो म्यूटाजेंस आर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। तो म्यूटाजेंस क्या हुए हमारे? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। कोई भी चीज जो म्यूटेशन कॉज कर रही है वो है हमारे म्यूटाजेंस। इज दैट क्लियर? अब फटाफट से हम देख लेते हैं कि म्यूटाजेंस 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से म्यूटाजेन हो सकते हैं? म्यूटाजेन हो सकते हैं सबसे पहले केमिकल। अब कौन कौन से केमिकल होंगे? वो आपके बहुत सारे केमिकल, कोल, टार एंड डीडीटी गैस। ठीक है, कोल, टार, डीडीटी गैस, ये सारे क्या हैं? हमारे केमिकल म्यूटाजेंस। और क्या हो सकते हैं? हमारे फिजिकल म्यूटाजेंस। व्हाट आर फिजिकल म्यूटाजेंस? फिजिकल म्यूटाजेंस लाइक यूवी रेडिएशन, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं हमारे फिजिकल म्यूटाजेंस। और क्या हुए? गामा रेज। तो ये सारे तो हो गए हमारे फिजिकल। थर्ड क्या है? हमारे बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। तो यहां लिख देते हैं हम बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस में कौन आते हैं? बैक्टीरियाज, वायरसेस। इन सब की वजह से अगर म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? वो बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। सो बाय नाउ वी आर क्लियर बाय व्हाट इज म्यूटेशन. Mutation is any change in the genetic material is known as mutation. Mutation causing agents are known as mutagens, and mutagens can be classified into chemical mutagens, physical mutagens and biological mutagens. So अभी तक हमें ये क्लियर हो गया कि म्यूटेशन क्या है एंड म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स क्या हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम. अब हम ये देख लेते हैं कि म्यूटेशन बहुत सारे तरीके में हो सकता है. पहला हम टाइप्स पढ़ेंगे कि म्यूटेशन कैन बी सोमैटिक म्यूटेशन या जर्मलाइन म्यूटेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स. अगर म्यूटेशन सोमैटिक है तो कहां होगा? चीक में, हैंड में, टंग में, म्यूकोजा में. ये सारे म्यूटेशंस जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एंड ये सारे म्यूटेशंस ऑफस्प्रिंग पे पास ऑन नहीं होंगे. तो म्यूटेशन ऑफस्प्रिंग्स में पास ऑन नहीं होंगे. ठीक है, तो जर्म लाइन म्यूटेशंस क्या होंगे? दे विल पास टू ऑफस्प्रिंग्स. क्यों? क्योंकि उनमें म्यूटेशन कब हो रहा है? आफ्टर, बिफोर फर्टिलाइजेशन. तो जब भी कोई चीज बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रही है, या तो वो एग में हो रही है, या तो वो ओवा में हो रही है, या तो वो स्पर्म में हो रही है. तो जब भी म्यूटेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है तो तब वो म्यूटेशन कैसे पास ऑन होगा? ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होगा. तो दे विल पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग. दे विल पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग. एंड हमने क्या देखा था? यहां म्यूटेशन कहां हो रहा है? बिफोर फर्टिलाइजेशन. कहां हो रहा है? बिफोर फर्टिलाइजेशन. एंड उसी जगह सोमैटिक म्यूटेशन कब हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. कब हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो हमें ये पॉइंट क्लियर है कि सोमैटिक सेल्स में जब म्यूटेशन हो रहा है, चीक, टंग, हैंड्स, लिम्स, ये सारे क्या है? सोमैटिक सेल्स. एंड इनमें म्यूटेशन कब हो रहा है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो दे विल नेवर पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग्स.
बट ऑन द अदर हैंड वी हैव जर्म लाइन म्यूटेशन, मतलब यहां पे या तो स्पर्म में हो रहा है, या तो स्पर्म में हो रहा है, या तो ओवा में हो रहा है। और जब एग्स में म्यूटेशन होगा मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ है, मतलब वो ऑफस्प्रिंग पे पास ऑन होगा। इज दैट क्लियर? चलो, यहां पे डायग्राम है जो आपको शो कर रहा है कि म्यूटेशन सोमैटिक एम्ब्रियो बनने के बाद हो रहा है एंड जर्म लाइन म्यूटेशन बिफोर एग्स और स्पर्म में ही हो गया, मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन हो गया, तभी हमारे ऑफस्प्रिंग पे पास ऑन होगा, बट यहां पे सोमैटिक नहीं होगा। इज दैट क्लियर? चलो, अब हम आते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन पे। तो म्यूटेशन, मैंने आपको क्या बताया था कि म्यूटेशन कौन सी 3 चीजों में हो सकता है? स्पीक आफ्टर मी। हमारे जीन में, डीएनए में एंड क्रोमोसोम में। तो कहां हो सकता है? डीएनए में, जीन में या क्रोमोसोम में। इतना क्लियर है? ये 3 ही पॉसिबल क्राइटेरिया है जहां म्यूटेशन होगा। अब हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं अपने जीन म्यूटेशन को, मतलब यहां पे म्यूटेशन कहां हो रहा है, किस लेवल पे? जीन के लेवल पे। और यहां पे किस लेवल पे हो रहा है? क्रोमोसोम के लेवल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर म्यूटेशन जीन के लेवल पे हो रहा है, मतलब कहां हो रहा है? ये है मेरा डीएनए एंड इस डीएनए में एक स्पेशल सेगमेंट है जो कोड कर रहे हैं एक स्पेशल ट्रेट को। ठीक है, सपोज ये जीन कोड करता है हमारी हाइट के लिए। अब इस हाइट वाले ही जीन में म्यूटेशन हो गया, इस हाइट वाले जीन में ही म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा? वो चीज म्यूटेटेड हो जाएगी। अब वो हाइट क्या होगी? जैसी होनी थी वैसी होगी नहीं, वहां पे म्यूटेशन आ गया। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन है तो कैसा हो सकता है? ये मेरा क्रोमोसोम है, तो इस क्या होगा? या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट आएगा। कैसा डिफेक्ट आया? या तो क्रोमोसोम छोटा हो गया, या तो क्रोमोसोम एकदम लंबा हो गया, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे म्यूटेशन आ रहा है, या तो क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया, या तो क्रोमोसोम का नंबर एबनॉर्मली इंक्रीज हो गया। तो ये सारे म्यूटेशन कहां पॉसिबल है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन पे। अब हम देख लेते हैं इनके टाइप्स। चलो, इतना हमें क्लियर हो गया कि म्यूटेशन ब्रॉडली हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं अपना जीन म्यूटेशन, तो जीन म्यूटेशन कैसे हो सकता है? जीन म्यूटेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो यहां मैं लिख दूं, यहां पे लिख देती हूं, पॉइंट म्यूटेशन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो हमें पता है कि हमारा जीन म्यूटेशन 2 टाइप का होता है। एंड अगर मैं क्रोमोसोम म्यूटेशन देखूं तो वो कैसा हो सकता है? स्ट्रक्चरल म्यूटेशन या न्यूमेरिकल म्यूटेशन। मैंने क्या कहा? या तो क्रोमोसोम के नंबर पे डिफेक्ट आएगा, या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट आएगा। तो कैसा हो सकता है? स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। इज दैट क्लियर? तो हमें पता है कि जीन म्यूटेशन कैसा हो सकता है? या तो पॉइंट म्यूटेशन या तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैसा हो सकता है? या तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन या तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन। यहां पे क्या आएगा? न्यूमेरिकल म्यूटेशन। या तो हमारे स्ट्रक्चर पे डिफेक्ट है या तो हमारे न्यूमर या नंबर पे डिफेक्ट है। इज दैट क्लियर? चलो, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स, पॉइंट म्यूटेशन फर्दर 3 टाइप का होता है। क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट, या तो नॉनसेंस म्यूटेशन या तो मिससेंस म्यूटेशन। अब एक एक करके हम यहां पे सारे म्यूटेशंस देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलो,
यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहले पॉइंट म्यूटेशन। सो स्टूडेंट, पॉइंट म्यूटेशन क्या चीज है? अब देखो, जब भी हमें पता है, ठीक है, हमें पता है कि एक AUG कोड्स फॉर मिथियोनीन, AUG कोड्स फॉर मिथियोनीन। अगर एक भी पॉइंट पे म्यूटेशन आ जाए, एक भी पॉइंट पे म्यूटेशन आ जाए और ये कुछ और बन जाए, ठीक है, और ये कुछ और बन जाए, तो यहां पे जो चीज बननी चाहिए, जो मिथियोनीन बनना चाहिए, क्या मिथियोनीन बनेगा? नहीं। तो उस पॉइंट के म्यूटेट होने की वजह से पूरी चीज में म्यूटेशन हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। जब एक पॉइंट पे, एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, जब एक न्यूक्लियोटाइड पे डिफेक्ट आता है तो उसको कहते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। नाउ यहां पे मिथियोनीन बनना चाहिए था AUG, अगर मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया तो क्या मिथियोनीन बनेगा? नहीं बनेगा। तो यहां पे डिफेक्ट तो आ गया। अब उसी की दूसरी जगह हमने क्या देखा था? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर मेरा फ्रेम है कैट, बैट, रैट, ये पूरा मेरे पास एक फ्रेम है। अब अगर मैं एक पूरे फ्रेम में डिफेक्ट कर दूं तो कुछ इस तरीके का कर दूं, ठीक है, कुछ इस तरीके का डिफेक्ट कर दूं, तो अब यहां पे इस पूरे फ्रेम में क्या कोई सेंस बना? ये जो मेरे पास बना CTT, BTT, RTT, यहां पे कुछ बना? नहीं। तो जब पूरे फ्रेम पे डिफेक्ट आता है तो उसे क्या कहते हैं हम? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एंड जब एक पॉइंट पे डिफेक्ट आएगा तो उसे क्या कहते हैं हम? पॉइंट म्यूटेशन। इतना क्लियर है? अब पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? 3 टाइप का होता है। एंड कौन से 3 टाइप है वो? सबसे पहले हमने देखा था, जल्दी बताओ, साइलेंट म्यूटेशन। क्या देखा था? साइलेंट म्यूटेशन। उसके बाद क्या देखा था? नॉनसेंस म्यूटेशन। क्या देखा था? नॉनसेंस म्यूटेशन। एंड आफ्टर दैट मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन के बारे में। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? एकदम शांत, किसी को पता भी ना चला, आपने म्यूटेशन कर दिया, ठीक है, चोर ने चोरी कर दी और घर वाले को पता ही नहीं चला, तो वही तो है साइलेंट म्यूटेशन, कि एकदम शांति से म्यूटेशन हो गया और आपको पता ही नहीं चला। क्यों नहीं पता चला आपको? क्योंकि म्यूटेशन से पहले भी वही चीज बन रही थी, म्यूटेशन के बाद भी वही चीज बन रही थी। तो जब कोई डिफरेंस ही नहीं आया तो क्या आपको पता चलेगा म्यूटेशन हुआ? नहीं। तो इसी को ही तो कहते हैं हम साइलेंट म्यूटेशन, कि आपने म्यूटेशन कर दिया और फिर भी कोई चेंज नहीं आया। तो म्यूटेशन के बाद जब कोई चेंज नहीं आता, जो पहले बन रहा होता है वही बाद में बनता है, उसको हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। एंड साइलेंट म्यूटेशन कब होता है? आपने वॉबल हाइपोथेसिस सुनी थी? वॉबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि हमारे जो स्टार्टिंग के 2 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, जो स्टार्टिंग के 2 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो रहते हैं भैया एकदम स्पेसिफिक। कैसे रहते हैं? एकदम स्पेसिफिक। लेकिन जो ये लास्ट वाला रहता है ना, ये कैसा रहता है? नॉन स्पेसिफिक। कैसा रहता है? नॉन स्पेसिफिक। अगर ये चेंज हो भी जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये स्टार्टिंग के 2 ही स्पेसिफिक होते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि क्या कोड करना है। अब इसी की जगह अगर मैं आपको बोलूं कि UUU, UUA, UUC एंड UUG, ये सब लोग, ये चारों के चारों किसको कोड करेंगे? फिनाइलएलेनीन को। किसको कोड करेंगे? फिनाइलएलेनीन को। तो आपने क्या करा? स्टार्टिंग के 2 सिमिलर है ना, स्टार्टिंग के 2 तो सेम है, आप क्या बदल रहे हो? थर्ड वाला। आप क्या बदल रहे हो? सिर्फ थर्ड वाला। और वो थर्ड वाले के बदलने ना बदलने से क्या कोई फर्क पड़ा? आप बताओ, क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। क्यों? क्योंकि यही तो वॉबल हाइपोथेसिस है। मतलब यहां पे म्यूटेशन के पहले भी और म्यूटेशन के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब फिनाइलएलेनीन का कोड कर रहे थे और बाद में भी करेंगे। ये समझ आ गया?
तो साइलेंट म्यूटेशन कब होगा? जब म्यूटेशन कॉज होने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, वही हमें अमाइनो एसिड मिलेगा, आपको कोई भी चेंज नहीं आया। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अपने मिससेंस म्यूटेशन। मतलब यहां पे क्या हो गया? एकदम निशाना चूक गया। क्या हो गया? मिस हो गया। तो जब निशाना मिस हो जाता है तो क्या आपको वो चीज मिलती है जो आपको चाहिए होती है? नहीं मिलती। वो गेम जोन में गेम होते हैं ना कि जैसे ही हम उस टॉय को पकड़ने जाते हैं और देखते हैं और कुछ भी हाथ नहीं आता, तो बस वही चीज है कि यहाँ पे जो चीज आपको चाहिए वहां उसको पाने से पहले आप एकदम चूक गए। तो जो प्रोटीन यहाँ पे हमें मिलना चाहिए वो प्रोटीन नहीं मिलेगा और उसकी जगह क्या मिल जाएगा? कुछ दूसरा ही। एंड जैसे ही वो दूसरा एबनॉर्मल प्रोटीन आएगा वो पूरा का पूरा गड़बड़ कर देगा हमारी फंक्शनिंग में। तो मिससेंस म्यूटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया। नाउ सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि हमारा जो सीक्वेंस होता है क्या? GAG क्या बन जाता है? GUG। तो यहां पे नॉर्मली GAG बनना चाहिए और उसकी जगह क्या बन जाता है? GUG। तो GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है हमारा? वेलिन। क्या बन जाता है? वेलिन बन जाता है। सो बेसिकली क्या हुआ? ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए हमारे रेड ब्लड सेल में। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? व्हाट इज अनीमिया? अनीमिया इज खून की कमी। तो खून की कमी मतलब रेड ब्लड सेल्स में हो रहा है ना, तो रेड ब्लड सेल में क्या बनना चाहिए? ग्लूटामिक एसिड और उसकी जगह क्या बन जाता है? वलीन। और यहां पे चेंज क्या हुआ? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे। कहां हुआ? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड पे। बस क्या हुआ? ए की जगह यू लग गया, GAG की जगह GUG बन गया एंड उसने क्या कॉज कर दिया? पूरा का पूरा म्यूटेशन कॉज कर दिया। एंड इस वेलिन की वजह से क्या होता है? हमारी रेड ब्लड सेल में सिकलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? सिकलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब बेचारी आरबीसीज का काम ही क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। आपने उनके स्ट्रक्चर को ही ऑल्टर कर दिया तो क्या उनका फंक्शन नॉर्मल हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो बस वही होता है सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ टाइप ऑफ मिससेंस पॉइंट म्यूटेशन, जहां पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या बन जाता है? वलीन। GAG की जगह क्या बन जाता है? GUG। इज दैट क्लियर? चलो, ये रहा हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या बन गया हमारा? वलीन वाला सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन। अब व्हाट इज एक्चुअली सिकल सेल एनीमिया, ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस मिससेंस म्यूटेशन में ये याद रखना है कि सिकल सेल अनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है, वो भी कौन सा? मिससेंस वाला म्यूटेशन। वो भी क्यों होता है? क्योंकि GAG बनना चाहिए और क्या बन जाता है? GUG बन जाता है। क्लियर? चलो, अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप के। कौन से हो गए? वो हो गए नॉनसेंस म्यूटेशन। कौन से हो गए? नॉनसेंस म्यूटेशन। तो जब भी कोई चीज नॉनसेंस है, क्या वो सेंस बनाएगी? नहीं। नाम में ही लिखा है उसके नॉनसेंस म्यूटेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन कब होता है? जब आप स्टॉप कोडॉन पे म्यूटेशन करो। कहां करो? स्टॉप कोडॉन। कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन्स? UGA, UAG एंड UAA। तो जब स्टॉप कोडॉन पे म्यूटेशन होगा उनमें कुछ सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। उनके चेंज होने पे कुछ फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो नॉनसेंस कब हुआ? जब आपने स्टॉप कोडॉन पे म्यूटेशन करा। इज दैट क्लियर? अब हमें तीन चीजें क्लियर हो गई। क्या? कि नॉनसेंस कब होगा? जब स्टॉप कोडॉन पे म्यूटेशन होगा। मिससेंस कब होगा? जब म्यूटेशन होने की वजह से पूरा का पूरा अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा।
और तीसरा हमने देखा था साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट, कि उसके होने ना होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्लियर? ये देख लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्टॉप कोडॉन पे म्यूटेशन हुआ, अब उसके होने ना होने से कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्टॉप कोडॉन वैसे भी कोई अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। क्लियर? चलो नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैसे हो सकता है? या तो आप कोई फ्रेम का एडिशन कर दो तो वहां पे कुछ फ्रेम पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, या तो आप डिलीशन कर दो, या तो आप कुछ डिलीट कर दो। इन दो ही कंडीशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है एंड उस पूरे के पूरे फ्रेम में म्यूटेशन आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑल्टर कर देगा, एंड एक भी न्यूक्लियोटाइड डिलीट कर दिया अगेन वो पूरा का पूरा फ्रेम ऑल्टर कर देगा। तो देख लेते हैं यहां पे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये रहा हमारा नॉर्मल म्यूटेशन, अब यहाँ पे नॉर्मल फ्रेम। अब अगर मैंने एडेनिन के एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया, यहां पे क्या करा है मैंने एडिशन, अब यहां पे जहां पे देखो क्या बनना चाहिए, जहां पे बनना चाहिए ACG थ्रियोनिन, वहां पे क्या बनेगा CGA आर्जिनिन, एंड उसी की जगह अगर मैं AC को डिलीट कर रही हूं, AC को डिलीट कर रही हूं तो यहां पे बनना चाहिए था ACG और बनेगा क्या GAG ग्लूटामिक। मतलब जो चीज बननी चाहिए थी उसकी वजह से क्या बन जाएगा, कुछ दूसरी नई चीज, एंड इन ऑल्टर होने की वजह से पूरा का पूरा फ्रेम में म्यूटेशन आ जाएगा। तो जब भी पूरा के पूरे फ्रेम में म्यूटेशन आता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? चलो अब हमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी क्लियर हो गया। अब एक बात देख लेते हैं ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स दो टाइप के हैं, कौन से, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। कौन से हैं, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन्स कौन से होते हैं, प्यूरीन्स होते हैं हमारे AG। कौन से हुए, एडेनिन एंड गुआनोसिन। कौन से हुए, एडेनिन एंड गुआनोसिन। कैसे याद रखेंगे, AG। तो AG हमारे क्या हुए, प्यूरीन, एंड पायरिमिडीन्स क्या होते हैं हमारे, CT। AG CT मारो से हमने नाइट्रोजनस बेसिस याद रखे थे, तो AG सबसे पहले AG वाले क्या है हमारे, प्यूरीन्स, एंड CT क्या हुए हमारे, पायरिमिडीन्स। तो यहां पे लिख देते हैं साइटोसिन एंड टायरोसिन। तो इतना क्लियर है आपको, थाइमीन टायरोसिन ही आ गया, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। सो बेसिकली AG क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमीन क्या हुए हमारे, पायरिमिडीन्स। सो बेसिकली अगर आप प्यूरीन का आपस में चेंज कराओगे, ठीक है, अगर एक ही जगह, यहां पे मैं समझाती हूं, अगर A की जगह G बन जाए या G की जगह A बन जाए, कुछ फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा, एंड उस चेंज को हम क्या कहेंगे, उस चेंज को हम कहेंगे ट्रांजिशन। एंड अगर G की जगह T हो जाए और T की जगह G हो जाए, यहां पे प्यूरीन और पायरिमिडीन का चेंज हो गया, तो यहां पे क्या होगा, ट्रांसवर्जन। तो प्यूरीन आपस में चेंज हो जाए, दैट इज ट्रांजिशन, एंड प्यूरीन पायरिमिडीन या पायरिमिडीन प्यूरीन हो जाए, दैट इज ट्रांसवर्जन। तो बस कितना आसान हुआ ये, यहां पे प्यूरीन का प्यूरीन में चेंज हुआ तो क्या होगा, ट्रांजिशन, एंड प्यूरीन का पायरिमिडीन में या प्यूरीन का पायरिमिडीन में या इधर वे पायरिमिडीन का प्यूरीन तो क्या होगा, ट्रांसवर्जन। तो प्यूरीन या पायरिमिडीन, यहां पे जरूरी नहीं है प्यूरीन, पायरिमिडीन भी आपस में चेंज हो सकते हैं। तो प्यूरीन आपस में, पायरिमिडीन आपस में, तो ये आपस में चेंज करें तो क्या होगा, ट्रांजिशन। बट ये एक दूसरे में चेंज कर जाए तो दैट इज ट्रांसवर्जन। इज दैट क्लियर? चलो अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, दैट इज
क्रोमोसोमल एबरेशंस। हमने क्लियर कर लिया अपने जीन या जेनेटिक एबरेशंस, ठीक है। हमें पता है वो होते हैं हमारे पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के भी टाइप्स देख लिए। अब जो उसका सेकंड पार्ट था वो क्या था, वो था क्रोमोसोम में चेंज। तो क्रोमोसोम में चेंज कैसा देखा था हमने, क्रोमोसोम में हमने कैसा चेंज देखा था, दो टाइप का चेंज देखा था। क्या था वो दो टाइप का चेंज, जल्दी से बता दो, तेज एकदम। क्या था वो, न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल। तो यहां पे लिखते हैं हम स्ट्रक्चरल और यहां पे लिखते हैं हम न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हुए, नाम में ही लिखा है, क्या नाम पे जाओ ना यार। न्यूमेरिकल का मतलब नंबर, स्ट्रक्चर का मतलब स्ट्रक्चर। यहां पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो गई, और जब स्ट्रक्चर पे गड़बड़ी होगी तो क्या कहेंगे उसे, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। अब स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डिलीशन, नाम में लिखा है कुछ तो डिलीट होगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, ड्यूप्लीकेशन, मतलब कुछ तो दो बार बन गया, ठीक है। ड्यूप्लीकेशन की, चलो डिलीशन में कुछ तो डिलीट हो रहा है और ड्यूप्लीकेशन में कुछ तो ड्यूप्लीकेट हो गया। फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन। क्या देखेंगे, ट्रांसलोकेशन, कि कुछ तो बनकर गड़बड़ होके कहीं और चला गया। और फिर हम देखेंगे इनवर्जन, मतलब उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इन्वर्ट हो गया, एकदम 365 डिग्री रोटेट हो गया। इज दैट क्लियर। तो ये चारों क्या है हमारे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। डिलीशन में कुछ तो डिलीट हो गया, ड्यूप्लीकेशन में कुछ तो ड्यूप्लीकेट हो गया, ट्रांसलोकेशन में कहीं का कहीं और जाके चिपक गया, इनवर्जन में 365 डिग्री रोटेट हो गए, कुछ तो नई चीज बन गई। इज दैट क्लियर। तो ये चार क्या है हमारे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन। एंड अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। तो न्यूमेरिकल का मतलब क्या हुआ, नंबर में चेंज आया। और क्या नंबर में चेंज आया, या तो एन्यूप्लॉइडी होगी, क्या होगा, या तो एन्यूप्लॉइडी होगी, या क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है स्टूडेंट्स, एन्यूप्लॉइडी का सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। इस फॉर्मूला को एकदम घोट के याद कर लो। क्या है वो, 2n + -1 और 2n + -2। या तो आपने एक क्रोमोसोम ऐड कर दिया या तो एक क्रोमोसोम डिलीट कर दिया। उसी की जगह या तो दो क्रोमोसोम ऐड कर दिए या तो दो क्रोमोसोम डिलीट कर दिए। तो यहां पे मैम क्या बोले जा रही है, मैम बार बार बोल रही है क्रोमोसोम। टू भी कह सकते हो, बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे मैम बोल रही है क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम ऐड कर दो या एक क्रोमोसोम डिलीट कर दो। यहां पे दो क्रोमोसोम ऐड कर दो या दो क्रोमोसोम डिलीट कर दो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी एन्यूप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्या है, यहां पे हैप्लॉइड का पूरा हैप्लॉइड सेट या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। तो यहां पे क्या होगा, 2n ± n, पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट, ठीक है। पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। तो जब पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट ऐड हो रहा है तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। एंड पॉलीप्लॉइडी यूजुअली हम कहां देखते हैं, कहां मिलती है पॉलीप्लॉइडी, प्लांट्स में। तो पॉलीप्लॉइडी यूजुअली कहां मिलती है, प्लांट्स में। एंड एन्यूप्लॉइडी क्या है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या पूरा का पूरा क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है। इज दैट क्लियर। फटाफट इस पूरे डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, इससे आपको ये तो क्लियर हो गया कि क्रोमोसोमल एबरेशंस होता कितने टाइप का है। चलो अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल पे आते हैं, ठीक है। एक एक करके हम स्ट्रक्चरल से न्यूमेरिकल में जाएंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या हुआ, कुछ तो डिलीट हो रहा है। यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे एक क्रोमोसोम है और इतना का इतना पूरा हिस्सा, इतना का इतना पूरा हिस्सा मैं क्या कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी। तो अब जो मुझे मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, वो कुछ इस तरीके का मिलेगा। क्यों, क्योंकि इतना हिस्सा तो आपने डिलीट कर दिया था ना। तो यहां पे क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यहां पे क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने पूरा का पूरा एक सेगमेंट तो डिलीट कर दिया। तो हमेशा याद रखना, डिलीशन में क्रोमोसोम की हाइट क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी डिलीशन क्रोमोसोमल एब्रेजन की कौन सी है, -5p। -5p कंडीशन कहां होती है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। कहां होगी, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। नाउ क्राई-डू-चैट सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे की आवाज एकदम बिल्ली की तरह तेज हो जाती है, ठीक है। एंड वो क्यों होगा, क्योंकि 5th क्रोमोसोम पे पी आर्म, क्या करा आपने, 5th क्रोमोसोम की पी आर्म, ये पूरी की पूरी पी आर्म को क्या कर दिया, आपने डिलीट कर दिया। इस पूरी की पूरी पी आर्म का क्या हो गया, डिलीट, ठीक है। तो जब ये पूरी की पूरी पी आर्म क्या होती है, हमारी शॉर्ट आर्म, तो पूरी की पूरी पी शॉर्ट आर्म आपने डिलीट कर दी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, -5th पोजीशन पे पी आर्म डिलीट हो जाती है। तो क्या हो जाता है, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम। इतना क्लियर है आपको। चलो सेकंड आते हैं हम अपने ड्यूप्लीकेशन पे। ड्यूप्लीकेशन पे क्या हुआ, ये है मेरा एक सेगमेंट A B C D E F, ठीक है, ये रहा मेरा नॉर्मल वाला। अब आपने क्या कर दिया, इतने हिस्से का ड्यूप्लीकेशन कर दिया। क्या कर दिया, ड्यूप्लीकेशन कर दिया। अब ड्यूप्लीकेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, ड्यूप्लीकेशन के बाद वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। कैसा मिलेगा मुझे, वो मुझे कुछ इस तरीके का मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, बी वाले क्या हो गए, डुप्लीकेट हो गए। ये तो बेचारे नॉर्मल है, लेकिन आपने इतने पार्ट का डुप्लीकेशन कर दिया। तो जहां पे डुप्लीकेशन होगा वहां पे क्या होगा, लॉन्ग क्रोमोसोम। यहां पे आपको नॉर्मल से लंबा क्रोमोसोम मिलेगा, तो यहां पे लॉन्ग क्रोमोसोम मिलेगा। डिलीशन में क्या मिल रहा था, शॉर्ट क्रोमोसोम। क्यों, क्योंकि आपने एक हिस्सा डिलीट कर दिया, यहां पे आपने एक हिस्सा ऐड करके डुप्लीकेट कर दिया, तो यहां पे क्या मिलेगा हमें, लॉन्ग क्रोमोसोम। इतना क्लियर है। चलो नाउ डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल क्या है, चार्कोट-मैरी-टूथ सिंड्रोम। ये क्या होता है, नर्व डैमेज। क्या होता है इसमें, नर्व डैमेज। बस इतना याद रखो कि चार्कोट-मैरी-टूथ सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। एंड उसमें क्या होता है, कौन सा क्रोमोसोम, नंबर 17। तो 17 पे खतरा, 17 पे क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्कोट-मैरी-टूथ सिंड्रोम। एंड उसमें क्या होगा, उसमें नर्व डैमेज हो जाती है। अब क्या होगा, मसल की वेस्टिंग होने लगेगी। ये लोग ज्यादा भाग नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, क्योंकि इनकी जो इनकी नसें होती हैं वो क्या होती हैं, इनकी नसें बहुत ही कमजोर होती हैं। तो इन बेचारों को बहुत ही जल्दी मसल फटीग हो जाता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है 17 पे खतरा, 17 पे क्या हुआ, हमारा डुप्लीकेशन हो गया। एंड उस डुप्लीकेशन होने की वजह से क्या होता है, चार्कोट-मैरी-टूथ सिंड्रोम। चलो तीसरे पे आते हैं हम, इन्वर्जन। अब नाम में ही लिखा है क्या, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन में क्या हो रहा है, ये है मेरा नॉर्मल क्रोमोसोम, ठीक है, ये रहा बेचारा ABCD और ये रहा EFGH, ठीक है, ये मेरा बेचारा सा नॉर्मल सा क्रोमोसोम। अब मैंने इसमें गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। अब इससे आप क्या रिलेट करोगे, मैम ने 365 डिग्री घुमा दिया। क्या कर दिया, मैम ने 365 डिग्री घुमा दिया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे मुझे कुछ मिलेगा DCB, ठीक है, और ये A, फिर यहां पे मिला EFGH।
तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये पूरा हिस्सा कैसा हो गया, इन्वर्ट हो गया, कैसा हो गया, घूम गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, इन्वर्जन, क्या होगा, इन्वर्जन। अब यहां पे आपको क्या याद करना है, ये यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, आप बताओ क्या यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है या नहीं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्या यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। और जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता तो तब क्या होता है हमारा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो ये कैसा हुआ हमारा, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, कैसा हुआ, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है। अब इसी की जगह अगर मैं कुछ ऐसा देख लूं, ठीक है, मैं कुछ ऐसा बना दूं कि ये है मेरा यहां पे बी सी डी ए एफ जी, फिर क्या है हमारा एच ई, ठीक है, यहां पे क्या हुआ, यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है कि नहीं, आप बताओ, इस पूरे में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है कि नहीं, हाँ है। तो जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व रहता है तो उसको क्या कहेंगे हम, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, क्या कहेंगे, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इतना क्लियर है आपको। तो ये रहा मेरा पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। क्यों, क्योंकि यहां पे सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है। जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होगा दैट विल बिकम पैरासेंट्रिक, और जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा दैट विल बिकम पेरीसेंट्रिक। इज दैट क्लियर। चलो अब इन्वर्जन भी क्लियर हो गया हमें। अब लास्ट देख लेते हैं हम ट्रांसलोकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में है ट्रांसलोकेशन का, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ट्रांसलोकेशन हैपेंस बिटवीन टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एक हिस्सा टूट गया इस क्रोमोसोम का, और क्या हुआ, जाके दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो गया, ठीक है, जाके दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो गया। तो बेचारा ये क्रोमोसोम तो एबनॉर्मल हो जाएगा ना, साथ ही साथ जहां पे अटैच होगा उसमें भी डिफेक्ट कर देगा। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स अवे, यहां पे एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स अवे एंड रीअटैचेस इटसेल्फ विद द अदर क्रोमोसोम। कि यहां पे एक सेगमेंट तो ब्रेक हुआ, साथ ही साथ दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ये सेगमेंट अटैच हो गया। तो बेचारा इस क्रोमोसोम में भी डिफेक्ट कर दिया और इस क्रोमोसोम में भी डिफेक्ट कर दिया। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम का हिस्सा टूटकर दूसरे क्रोमोसोम पे जाके चिपक जाता है। तो दैट इज ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन के सिर्फ दो टाइप्स होते हैं, इनके नाम याद करना है, दैट इज रेसिप्रोकल एंड रॉबर्ट्सोनियन। बस नाम याद करना है, क्या, रेसिप्रोकल एंड रॉबर्ट्सोनियन। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सेकेंड टाइप के, कौन से, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस। चलो कंफ्यूज ना हो जाओ बच्चों आप लोग, मैं वापस से आपको बता देती हूं कि मैं हूं कहां पे, ताकि ऐसा ना हो कि बाय द एंड आप यही भूल जाओ कि मैम इतना सब कुछ था, कैसे याद रहेगा क्या क्या है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं हूं ना। चलो, तो यहां पे हमने देखा था स्ट्रक्चरल के बारे में, स्ट्रक्चर में कौन कौन से देखे थे, डिलीशन, ड्यूप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन। उसके बाद हमने देखा था कि या तो स्ट्रक्चर पे चेंज आ सकता है या तो कहां चेंज आ सकता है, नंबर में। तो स्ट्रक्चर का चेंज तो हमने देख लिया, नंबर का चेंज क्या हो सकता है, नंबर का चेंज हमने देखा था क्या, एन्यूप्लॉइडी, या तो एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या तो क्या हो सकता है, पॉलीप्लॉइडी। क्या हो सकती है, या तो एन्यूप्लॉइडी हो सकती है या तो पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी में होगा कि या तो आपके पास एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, या तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा, या तो दो क्रोमोसोम ऐड हो जाएंगे या तो दो क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे।
पॉलीप्लॉइडी में क्या होता था, या तो एक कंप्लीट हैप्लॉइड सेट, क्या हैप्लॉइड सेट ऐड होगा या तो डिलीट होगा। तो यहां पे कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऐड होगा या तो डिलीट होगा। इतना क्लियर है। अब एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है, फिर आते हैं हमारे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, और फिर आते हैं हमारे टर्नर सिंड्रोम। तो ये तीन चीजें हम किस में पढ़ेंगे, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी में। और पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी में कंप्लीट हैप्लॉइड सेट या तो ऐड हो रहा है या तो डिलीट हो रहा है। लेकिन पॉलीप्लॉइडी कहाँ होती है, इंसानों में होती है? बहुत रहे। तो पॉलीप्लॉइडी कहाँ दिखती है ज्यादातर हमें, प्लांट्स में। कहाँ दिखती है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में हमारी कंप्लीट हैप्लॉइड सेट या तो ऐड होंगे या तो डिलीट होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम किसके अंदर आया, एन्यूप्लॉइडी के अंदर। किसके अंदर आया, एन्यूप्लॉइडी के अंदर। तो शुरू करते हैं हम डाउन सिंड्रोम के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो, शुड वी बिगिन नाउ। सबसे पहले आते हैं हम डाउन सिंड्रोम। ये देख रहे हो आप इमेज, इस इमेज को देखते से ही आप बता सकते हो कि ये बच्चा किससे सफर कर रहा है, डाउन सिंड्रोम से। एंड बहुत ही कह सकते हो कॉमन फीचर्स है डाउन सिंड्रोम की, कि आप दूसरे रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि इस बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, तो बेसिकली डाउन सिंड्रोम इज 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। तो डाउन सिंड्रोम है क्या, 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। नाउ व्हाट इज ट्राइसोमी, ठीक है, यहां पे 21st क्रोमोसोम पे क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मिल गया। अगर यहां पे क्या होगा, 47 क्रोमोसोम मिलेंगे, ठीक है, होने कितने चाहिए थे, 46, लेकिन ट्राइसोमी है, यहां पे +1 हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है क्रोमोसोम। तो कितने मिलेंगे, 47। अगर 47 क्रोमोसोम के साथ क्या हुआ, XXY कंडीशन, तो ये क्या हुआ, हमारा मेल बच्चा बनेगा जो कैसा है, डाउन सिंड्रोम का। एंड इसी की जगह अगर हमारे पास XY कंडीशन, XX कंडीशन आई, तो ये बच्चा कैसा है, ये है हमारी फीमेल, वो भी कैसी, डाउन सिंड्रोम। तो अगर आपके पास आए कि XY बच्चा है और साथ में 47 क्रोमोसोम है, तो वो क्या है, हमारा डाउन सिंड्रोम का मेल। एंड उसी की जगह अगर XX कंडीशन आई और 47 क्रोमोसोम आए, तो वो कैसी है, हमारी फीमेल, दैट इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स, अगर यहां पे डाउन सिंड्रोम हो जाए तो इसका कैरियोटाइप कैसा होगा, इसका कैरियोटाइप क्या होगा। अगर आप कैरियोटाइप चार्ट पे जाओगे तो 21st नंबर पे आपको कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके के 3 क्रोमोसोम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है। तो अगर कैरियोटाइप से आपको पिक्चर रिकॉग्नाइज करने को आ जाए तो आप बस 21st क्रोमोसोम को देखना, अगर वहां पे आपको 3 क्रोमोसोम दिख रहा है, मतलब वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। अब हम आते हैं, ये तो हमें क्लियर होगा कि डाउन सिंड्रोम होता क्यों है, दैट इज 21 ट्राइसोमी। अगर 47 क्रोमोसोम के साथ XY आया तो वो डाउन सिंड्रोम मेल होगा, अगर XX आया तो वो डाउन सिंड्रोम फीमेल होगी। एंड कैरियोटाइप देखें तो 21st नंबर पे हमें 3 क्रोमोसोम दिखेंगे, ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। अब उनके फीचर्स देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर्स हैं डाउन सिंड्रोम के, वो क्या हैं, इतना क्लियर है आपको। अब फीचर्स क्या है, उनका प्रोट्रूडिंग हेड, क्या है उनका, प्रोट्रूडिंग, ठीक है, प्रोट्रूडिंग हेड, अलग ही उनका प्रोट्रूडिंग हेड है, ठीक है। उसके बाद स्लैंटिंग आईज, कैसी दिखेंगी उनकी, स्लैंटिंग आईज। अब उसके अलावा क्या है इनकी, राउंड नोज, क्या दिखेगी इनकी, राउंड नोज। अब राउंड नोज भी देख लिया। अब उसके बाद क्या मिलेगा इनका, बहुत ही छोटे साइज के जॉज होते हैं, तो क्या मिलेगा, माइक्रोग्नैथिक जॉज। तो कैसे जॉज मिलेंगे हमें, माइक्रोग्नैथिक जॉज, बहुत ही छोटे मुंह होते हैं।
एंड इनके डिजिट्स कैसे होते हैं पता है? ऐसे, इनके इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं, ठीक है। अपने हाथ कितने होते हैं? बड़े, इनके छोटे छोटे हाथ होंगे, तो इसको क्या कहेंगे हम? स्मॉल डिजिट्स, स्मॉल डिजिट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इनका? शॉर्ट स्टैचर। क्या होगा इनकी? इनकी हाइट छोटी होगी। कैसा होगा? शॉर्ट स्टैचर। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लो आईक्यू। कैसा होगा इनका? लो आईक्यू। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? प्रोट्रूडेड हेड, स्लैंटिंग और ड्रूपिंग आईज, राउंड नोज, माइक्रोग्नैथिक जॉ, स्मॉलर डिजिट्स, लो आईक्यू, शॉर्ट स्टैचर, एकदम छोटे छोटे से हाइट में होंगे ये। और उसके बाद हम क्या देखेंगे इनमें कि हमारे इनके हैंड्स में क्या दिखता है? साइमन क्रीज। तो अगर ये वर्ड है कि साइमन क्रीज इज अ फीचर ऑफ, देन यू विल मार्क डाउन सिंड्रोम। एंड डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर? एंड ये सारे फीचर्स बहुत ही कॉमन है हर डाउन सिंड्रोम के बच्चे में। आप दूर से देख के समझ जाओगे कि दिस चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। अब स्टूडेंट्स, इनका ट्रीटमेंट क्या है? व्हाट इज द ट्रीटमेंट लाइन ऑफ डाउन सिंड्रोम? तो यूजुअली डाउन सिंड्रोम को आपको बहुत ज़्यादा स्पीच काउंसलिंग करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पीच रहती है वो कैसी रहती है? रिटार्डेड। अब इन बच्चों का जॉ जो है वो कैसा है? छोटे साइज का, तो ये बोल नहीं पाते, इनकी हाइट छोटी रहती है, प्लस इनका आईक्यू कैसा है? बहुत ही लो। तो इन बच्चों को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत पैम्परिंग के साथ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से लो और बहुत स्लो होते हैं। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं सेकंड अपने, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी क्या है? एन्यूप्लॉइडी। क्या है? एन्यूप्लॉइडी। यहां पे क्या मिलता है? XXY कंडीशन। क्या मिलेगा? XX Y कंडीशन। यहां पे एक X क्रोमोसोम क्या है? एक्स्ट्रा। क्या है? एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा। एंड इन पेशेंट में क्या होगा? X क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की वजह से इस मेल में कैसे आ जाएंगे? फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे। कैसे कैरेक्टर्स आ जाएंगे? फीमेल। एंड मेल कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे? हमारे डिक्रीज। मेल कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज रहेगा। टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट? इज नोन एज गाइनकोमेस्टिया। तो इनमें क्या दिखेगा हमें? गाइनकोमेस्टिया। एंड इनकी हाइट कैसी होती है? बहुत ही लंबी होगी, तो टॉल से होंगे। एबनॉर्मल हैंड और लेग्स रेशो होगा, इनके हैंड्स और लेग्स एकदम बड़े बड़े। टॉर्सो एबनॉर्मल, टॉर्सो में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। उसके बाद फीमेल कैरेक्टर और इनके क्या होंगे? हेयर बॉडी में बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है। इनकी वॉइस होर्स नहीं होगी बॉयज की तरह। तो ये सारे फीचर्स क्या होते हैं? क्लाइनफेल्टर के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्लाइनफेल्टर के बच्चे को आप टिल प्यूबर्टी नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। आफ्टर प्यूबर्टी इनके फीचर्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तो ट्रीटमेंट लाइन क्या हुआ? इनकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ती है आफ्टर प्यूबर्टी। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी में क्या होता है? बहुत इरिटेशन होता है, बहुत कंपैरिजन होता है पीयर्स के साथ। तो उस टाइम पे इनकी बहुत प्यार से काउंसलिंग करनी चाहिए। एंड सेकेंड लाइन क्या कर सकते हो आप इनको टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दे सकते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या हेल्प करेंगे? इनके अंदर मैस्कुलाइन फीचर्स लाने में। इनकी बॉडी में फेमिनाइन फीचर्स क्या है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है एंड टेस्टोस्टेरोन कम है। तो आप क्या कर सकते हो? टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस दे सकते हो, जिससे क्या होगा? इनकी बॉडी में मैस्कुलाइन फीचर्स आएंगे। तो क्लाइनफेल्टर में हमने क्या देखा था कि वो कंडीशन कैसी है? XXY। यहां पे एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से क्या होता है? फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं मेल में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गाइनकोमेस्टिया, टॉल स्टैचर, ब्रॉडर हिप्स, वीकर बोन्स, उसके बाद डिले प्यूबर्टी और कम फेशियल हेयर। इज दैट क्लियर? तो अगर क्लाइनफेल्टर का कैरियोटाइप आए तो क्या देखोगे आप? कि इनके पास 2 X क्रोमोसोम होंगे
और साथ में एक Y क्रोमोसोम होगा। तो इनका कैरियोटाइप कैसा होगा? इनका कैरियोटाइप होगा कि यहाँ पे 2 X क्रोमोसोम मिले और एक Y क्रोमोसोम मिलेगा। इज दैट क्लियर? चलो अब थर्ड आते हैं हम अपने टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी ऑफ एक्स नॉट। क्या है ये एक्स नॉट? क्लाइनफेल्टर में एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा था, यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया। तो यहां पे क्या मिला? एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि फादर से जो एक एक्स क्रोमोसोम मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन मदर का एक एक्स क्रोमोसोम नहीं मिला। तो क्या मिलेगा बच्चे में? यहां पे फादर से तो एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, लेकिन मदर के एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ी हो गई। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फादर से तो एक्स आ जाएगा, लेकिन मदर से कुछ आया ही नहीं। तो क्या बन जाएगा? एक्स नॉट कंडीशन, जिसको हम क्या कहते हैं? मोनोसोमी ऑफ एक्स नॉट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लाइनफेल्टर हमेशा किस में होता है? मेल्स में। टर्नर हमेशा किस में होगा? फीमेल्स में। तो टर्नर हमेशा कौन होगी? फीमेल होगी। एंड टर्नर क्या होती है? मोनोसोमी। टर्नर की फीचर्स क्या हैं? देखो, वेब्ड नेक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वेब्ड नेक। और क्या होगा इनकी? लो मसल मास। क्या होगा? लो मसल मास, ठीक है। और इनकी हाइट शॉर्ट स्टैचर। और क्या हुई? क्लाइनफेल्टर क्या है थे? लॉन्ग स्टैचर। ये क्या है? शॉर्ट स्टैचर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टर्नर सिंड्रोम का क्या है? रूडिमेंट्री ओवरीज। क्या होगा? रूडिमेंट्री ओवरीज। एंड रूडिमेंट्री ओवरीज का मतलब क्या हुआ? इनकी ओवरीज डेवलप ही नहीं हुई, दे आर अंडर डेवलप्ड। तो जब ओवरीज डेवलप ही नहीं हुई, वो अंडर डेवलप होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो एब्सेंट होगी या तो होगी ही नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल या तो एब्सेंट होगी या तो इर्रेगुलर होगी, ठीक है। या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ही नहीं, या तो होगी तो बहुत ही एबनॉर्मल होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि टर्नर फीमेल जो होगी वो क्या होती है? रूडिमेंट्री ओवरीज के साथ, एंड साथ ही में वेब्ड नेक। उसके बाद इनकी मसल कैसे होती है? इरेगुलर मसल मास रहता है एंड शॉर्ट स्टैचर रहता है। इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहते हैं यूजुअली, और अगर होंगे तो क्या होंगे? एबनॉर्मल होंगे। तो अगर टर्नर का ऐसा एग्जाम्पल आए तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि ये क्या है? टर्नर सिंड्रोम। एंड टर्नर सिंड्रोम इज मोनोसोमी। टर्नर हमेशा कौन होगी? फीमेल होगी। क्लाइनफेल्टर हमेशा कौन होंगे? मेल्स होंगे। और डाउन में XX हुए 47 के साथ तो क्या है हमारे? फीमेल। XY हुए 47 के साथ तो क्या है हमारी? मेल, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चंस के आंसर दे दो मुझे फटाफट से, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो। अगर मैं लिखूं 47XX तो क्या है? मैं लिखूं 47XY तो क्या है? मैं लिखूं 47XXY तो क्या है? मैं लिखूं 45XXY तो XO तो क्या है? इन सब का आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है, जल्दी से। मेरे फिल करने से पहले आई वॉन्ट योर आंसर। अब बताओ 47XX क्या होगी? डाउन सिंड्रोम फीमेल। क्या होगी? डाउन फीमेल। एंड 47XY को क्या होगा? डाउन सिंड्रोम मेल। तो यहां पे लिख देती हूं डाउन सिंड्रोम मेल। एंड इसी की जगह अगर मैं लिखूं 47XXY तो ये क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइनफेल्टर हमेशा क्या होगा? मेल होगा। और इसी की जगह मैं लिखूं 45, टू बी नोटेड 45। यहां पे एक क्रोमोसोम का एडिशन हो रहा है, यहां पे एक क्रोमोसोम का सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो 45X नॉट कंडीशन क्या होगी? टर्नर फीमेल। क्या होगी? टर्नर फीमेल। इज दैट क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और चिपका दो अपने दीवार पे, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अपने सेकंड यानी थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। व्हाई दे आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? बिकॉज दे फॉलो मेंडल्स लॉ। बहुत आसान है, क्यों कहते हैं इन्हें हम? क्योंकि भैया ये मेंडल्स लॉ फॉलो करते हैं। तो कोई भी चीज मेंडल्स लॉ फॉलो करेगी तो वो क्या होगी, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब स्टूडेंट्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं हमारी बॉडी में, ये रहे मेरे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। यूजुअली हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 46 होने चाहिए मैम, ठीक है। गलत बोल रही है मैम? नहीं ना, 46 होने चाहिए। अब इन 46 में 44 क्या है? 44 है हमारे ऑटोजोम्स। क्या है 44? ऑटोजोम्स। एंड 2 क्या है हमारे? सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या है 2 है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो स्टूडेंट्स, अगर ये 44 क्रोमोसोम में कोई भी बीमारी हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या कहेंगे? ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। एंड उसी जगह अगर हमारे सेक्स क्रोमोसोम में जो क्या है, एक्स एंड वाई, अगर एक्स एंड वाई में बीमारी आई तो उसे हम क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर हमारे क्या है, हमारे ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम आई तो उन्हें हम कहेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। अगर सेक्स क्रोमोसोम में आई तो उसे क्या कहेंगे? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी नो स्टूडेंट्स कि जो हमारे क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं? वो या तो ऑटोसोमल हैं या तो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। इतना हमें क्लियर हो गया। तो अगर वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है, अगर वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है तो उनमें क्या होता है? उनमें 2 चीजें पॉसिबल है, ठीक है। क्या है? 3 कंडीशंस में हो सकते हैं या 2 पॉसिबल कंडीशंस ले सकते हो। अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पे दोनों ही डोमिनेंट अलील्स होंगे, या तो ये होमोजाइगस या तो ये होमोजाइगस रेसेसिव होंगे। क्या होंगे? या तो ये होमोजाइगस रेसेसिव होंगे। एंड हमें पता है कि रेसेसिव कंडीशन को डिजीज कॉज करने के लिए दोनों पेयर्स रेसेसिव होने चाहिए। लेकिन ये डोमिनेंट वाले भी तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो सकते हैं, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी तो हो सकते हैं। तो 3 कंडीशंस हुई ना। यहां पे ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, भले इनका एक एलील डिफेक्टेड है, लेकिन अगर इनके पास डोमिनेटिंग एलील है तो वो भी बीमारी कॉज करेंगे, क्योंकि डोमिनेटिंग एलील अगर आ गया तो वो नॉर्मल एलील को कभी भी एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में 2 कंडीशंस क्या हुई? या तो क्या होंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, या क्या होंगे? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। या तो वो होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट या तो वो होंगे ऑटोसोमल रेसेसिव। इज दैट क्लियर? चलो अब उसी की जगह हमारे पास क्या थे? सेक्स लिंक्ड। तो सेक्स लिंक्ड में भी क्या होगा? या तो वो कैसे होंगे? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या तो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। अब 2 क्या है हमारे पास? हमारे पास है या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होंगे, या तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव होंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं? वाई लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। और यहां पे दूसरे हमारे एक्स लिंक्ड रेसेसिव। इतना क्लियर है आपको? चलो अब हम देख लेते हैं एक एक चीज डिटेल में, इनमें से कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। चलो अब देखो, यहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर एक जीन में डिफेक्ट है, 1 जीन म्यूटेशन, अगर एक जीन के म्यूटेशन की वजह से डिसऑर्डर हो गया तो उसे क्या कहते हैं हम? मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं? मोनो
जेनिक डिसऑर्डर्स। और उसी की जगह अगर बहुत सारे, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 जीन्स की वजह से डिफेक्ट आया तो उसे क्या कहेंगे हम? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। नाउ मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स क्या होंगे हमारे? सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ठीक है, ये सारी क्या है? मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि एक 1 जीन की वजह से म्यूटेशन आया एंड उसी की जगह क्या? डायबिटीज, फिर क्या हुआ हमारे? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये सारे क्या है? पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा जीन्स की वजह से म्यूटेशन आया। इज दैट क्लियर? चलो सबसे पहले देख लेते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। मोनोजेनिक डिजीज इज कॉज्ड बाय एन एरर इन सिंगल जीन। यहाँ पे सिंगल जीन की वजह से डिफेक्ट आया। अब द नेचर ऑफ द डिजीज एंड द साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। जो भी जीन का फंक्शन था, अगर जीन में ही म्यूटेशन आ गया तो वो फंक्शन में भी म्यूटेशन है। ठीक है, अब आ जाओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब बहुत मतलब यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमारी बॉडी में यूजुअली जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि रेसेसिव डिसऑर्डर्स को अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसा होना चाहिए? 2 कॉपीज में। जब तक 2 कॉपीज में रेसेसिव डिसऑर्डर्स नहीं होंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ये कहाँ हो रहे हैं? ऑटोसोम्स में। कहाँ हो रहे हैं ये? ऑटोसोम्स में। एंड ऑटोसोम्स में हो रहे हैं और क्या है ये? रेसेसिव। तो यहाँ पे एक रेसेसिव ट्रेट कहाँ से आया है? फादर से। एक रेसेसिव ट्रेट कहाँ से आया है? फादर से। एक रेसेसिव ट्रेट कहाँ से आया है? मदर से। तो यहाँ पे 2 रेसेसिव, मतलब एक फादर से भी रेसेसिव अलील आया है एंड मदर से भी रेसेसिव अलील आया है। जब ये 2 कॉपीज में आया, जब ये 2 कॉपीज में आया तब ही डिजीज होगी। जब तक ये एक सिंगल कॉपी में होगा बच्चे को बीमारी नहीं होगी। जब ये 2 कॉपीज में आएगा तब ही बीमारी होगी। इसलिए चांसेस ऑफ डिजीज होने में बच्चे में कितने डिक्रीज होते हैं? बहुत ज्यादा। इसलिए यू शुड बी थैंकफुल कि मोस्टली सारी डिजीजेस कैसी हैं? ऑटोसोमल रेसेसिव। क्यों? क्योंकि जब तक 2 कॉपीज में नहीं होंगी तब तक ये डिजीज कॉज नहीं कर सकती। ठीक है, चलो, द वर्ड रेसेसिव इंडिकेट्स दैट 2 कॉपीज ऑफ द जीन्स आर नीडेड टू हैव द ट्रेट in order to have disease. Clear? चलो, out of the copies of one gene is inherited from father and the other gene is inherited from mother. If an individual carries one defective recessive and other normal, then बच्चे को बीमारी नहीं होगी। अगर इनमें से कोई एक भी जीन नॉर्मल है तो ये बीमारी नहीं होगी। जब तक बीमारी में क्या होगा? 2 रेसेसिव कॉपीज नहीं होंगी तब तक बीमारी नहीं होगी। क्लियर? चलो, अब सबसे पहले जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है वो क्या है? सिकल सेल अनीमिया। अब मुझे बताओ, सिकल सेल अनीमिया इज अ टाइप ऑफ, जल्दी बताओ, सिकल सेल अनीमिया इज अ टाइप ऑफ मिससेंस म्यूटेशन। तो ये कैसा म्यूटेशन है? मिससेंस म्यूटेशन। एंड मिससेंस म्यूटेशन में क्या होता है? यहाँ पे GUG ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय GAG और क्या मिल जाता है? वेलिन। अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, अगर हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें तो यहां पे क्या होती है? 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है? ये जो चेन्स हैं अल्फा एंड बीटा, ये बनी किससे है? ये बनी है अमाइनो एसिड से। किससे बनी है? अमाइनो एसिड्स। ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। तो सिमिलरली ये अमाइनो एसिड जो छठवां वाला अमाइनो एसिड है, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, जो छठवां वाला अमाइनो एसिड है यहाँ पे 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन के जो अमाइनो एसिड पे क्या होना चाहिए? सीक्वेंस होना चाहिए हमारा GAG। क्या होना चाहिए सीक्वेंस? GAG।
और जी की जगह क्या बन जाता है, जी। मेन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जी और क्या बन जाता है, जी। एंड इसकी वजह से क्या बन जाता है, ये ग्लूटामिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, वलीन में। तो जब ये ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा वलीन, तब क्या होगा, जो मेरी आरबीसीज ऐसे शेप की हुआ करती थी वो कैसी हो जाएंगी, वो सिकल सेल की हो जाएंगी। एंड उन सिकल सेल की वजह से होने में यहाँ पे क्या होने लगेगा, ब्लड क्लॉट, और वो ब्रेक डाउन होने लगेंगी। अगर आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, अनीमिया होगा, बॉडी में क्या होगा, अनीमिया होगा, खून की कमी होगी। तो इज दैट क्लियर। मेन चेंज कहां आया, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन वो किससे बनी है, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड के 6वें पोजीशन पे क्या बदलेगा, जी जो कोड करता था किसको, ग्लूटामिक को, अब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जी क्या बन जाएगा, हमारा वलीन। तो ग्लूटामिक किस में कन्वर्ट हो गया, वलीन में। एंड आरबीसी का स्ट्रक्चर जो बाइकॉन्केव होता था वो कैसा हो गया, सिकल सेल शेप का। अगर वो सिकल सेल शेप का हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिकलिंग हो जाएगी। एंड उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देखो ऐसे शेप की हो जाएगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। एंड सिकलिंग की वजह से वो ब्रेक डाउन होने लगेंगी। आरबीसी का ब्रेक डाउन हुआ तो अनीमिया हो जाएगा एंड मोस्टली क्लॉट्स होने लगेंगे इनके ब्लड वेसल्स में। तो इज दैट क्लियर। सिकल सेल एनीमिया में मेन क्या हो रहा है, मिससेंस म्यूटेशन। कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन GAG that codes for glutamic converts to GUG codes for वलीन। तो ग्लूटामेट किस में बन गया, वलीन में। और हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन का शेप, आरबीसी का शेप क्या बन गया, सिकल सेल का। सिकलिंग हो गई, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट आते हैं हम अपने टे सैक्स डिजीज। तो आपको बस इतना याद रखना है कि टे सैक्स डिजीज में लिपिड अक्यूमुलेट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से डीजेनरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, लिपिड अक्यूमुलेट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, जिसकी वजह से डीजेनरेशन हो जाता है। टे सैक्स डिजीज इज ऑल्सो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। तो बस आपको याद रखना है कि टे सैक्स क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है मतलब जब तक 2 कॉपीज में नहीं होगा तब तक बच्चे में नहीं आएगा। इज दैट क्लियर। अब बताओ, ऑटोसोमल रेसेसिव है तो 2 कॉपीज में होना है, और मैंने क्या बताया, लिपिड अक्यूमुलेट हो जाता है कहां, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, और डीजेनरेशन हो जाता है। तो ये बच्चा झुक जाएगा, इसकी नर्व स्पाइनल कॉर्ड टेढ़ी हो जाएगी, इसकी मसल फटीग हो जाएगा। तो बस ये याद रखो, टे सैक्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। अब आ जाओ फिनाइल कीटोन्यूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों, हमारी बॉडी में जो अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करना टायरोसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिनाइल एलेनिन को ब्रेक डाउन करना टायरोसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट चीज को करवाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हमें चाहिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। कौन सा एंजाइम चाहिए, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। लेकिन गड़बड़ी कहाँ हुई, गड़बड़ी हो गई इस एंजाइम में। तो ये जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम है, ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और इसके एब्सेंट होने की वजह से फिनाइल एलेनिन ब्रेक डाउन ही नहीं होता टायरोसिन में। तो जस्ट इमेजिन, बर्थडे गर्ल है और बर्थडे गर्ल के सामने केक है, और दूसरा केक आया, तीसरा केक आया। जब तक बर्थडे गर्ल केक नहीं काटेगी तब तक बटेगा क्या, नहीं। लेकिन बर्थडे गर्ल के पास नाइफ ही नहीं है, तो जब नाइफ ही नहीं होगा तो केक नहीं कटेगा, तो केक की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन क्या होगा,
हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन को तोड़ने के लिए इनटू टायरोसिन जो एंजाइम चाहिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज वही डिक्रीज हो गया, वही नहीं प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से फिनाइल एलेनिन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। एंड उस फिनाइल एलेनिन के कॉन्सेंट्रेशन की इंक्रीज होने की वजह से वो बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगेगा। अगर वो अक्यूमुलेट होगा तो कहाँ जाएगा? वो यूरिन में जाएगा, वो जॉइंट्स में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली फिनाइल एलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में इंक्रीज हो जाएगा। तो फिनाइल एलेनिन यूरिन में जब मिलेगा तो उस बीमारी को क्या कहेंगे हम? फिनाइल कीटोन्यूरिया। एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? टायरोसिन जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या बनता है? मेलेनिन बनता है और एड्रेनालिन बनता है और क्या बनता है? थायरोक्सिन बनता है। तो जब टायरोसिन ही नहीं टूटा तो ये इंपॉर्टेंट चीजें बन पाई क्या? नहीं बन पाई। मेलेनिन नहीं हुआ तो क्या होगा? डीपिगमेंटेशन। एड्रेनालिन नहीं होगा तो फियर फाइट फ्लाइट डिक्रीज हो जाएगा। थायरोक्सिन नहीं होगा तो बीएमआर डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई सिर्फ एक एंजाइम की कमी की वजह से। क्या हुआ? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एब्सेंट हुआ, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन ब्रेक डाउन नहीं हुआ इनटू टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गया। तो कहां निकला? वो यूरिन में निकला। अब टायरोसिन जब ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो मेलेनिन नहीं बना, मेलेनिन नहीं बना तो डीपिगमेंटेशन हुआ, एड्रेनालिन नहीं बना तो फियर फाइट फ्लाइट डिक्रीज हो गए, और टायरोसिन या थायरोक्सिन नहीं बना तो क्या हुआ? हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट डिप्लीट हो गया। तो कितनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक एंजाइम के एब्सेंट होने से हो गई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा किसी भी स्टेप पे तो आप सॉल्व कर लोगे ना? बिल्कुल कर लोगे। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे दो कंडीशन है, यहां पे दो कंडीशन है, केस 1 केस 2। अगर मैं सपोज एग्जांपल लूं कि मदर से भी मुझे टॉल एलील आया, फादर से भी मुझे टॉल एलील आया, तो इस कंडीशन में बच्चा कैसा होगा? इस कंडीशन में जो बच्चा होगा वो डेफिनेटली टॉल ही होगा। अब अगर केस 2 लूं कि मदर से तो टॉल एलील आया लेकिन फादर से क्या आया? हमारा एबनॉर्मल एलील आ गया। फादर से आ गया मेरे पास शॉर्ट वाला एलील। अब यहां पे क्या होगा? इस कंडीशन में आप बताइए क्या होगा? इस कंडीशन में भी टॉल बच्चा होगा, इस कंडीशन में भी टॉल बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टॉल क्या है? डोमिनेटिंग ट्रेट। एंड अगर डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है तो क्या वो रेसेसिव को एक्सप्रेस करने देगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर डोमिनेटिंग ट्रेट है तो वो ही एक्सप्रेस करेगा, वो कभी नॉर्मल एलील या रेसेसिव एलील को कभी भी एक्सप्रेस करने नहीं देगा। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई भी चीज डोमिनेट है तो दो कंडीशन में है। क्या? या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि दोनों ही मदर फादर से कैसा आया? हमारे सेम डोमिनेटिंग एलील्स आए, या तो एक पेरेंट से डोमिनेटिंग आया और एक से नॉर्मल आया या एक से रेसेसिव आया। उस कंडीशन में भी ये बीमारी होगी। क्यों? क्योंकि अगर डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट है तो कुछ भी कर लो वो एक्सप्रेस कर ही रहेगा। उसके साथ अगर नॉर्मल दे दो या रेसेसिव दे दो, अगर डोमिनेटिंग प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस कर ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो अगर डोमिनेटिंग ट्रेट है तो या तो पेरेंट कैसा हो सकता है? होमोजाइगस डोमिनेंट, या तो हमारा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इन एनी कंडीशन वो बीमारी होके ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो डोमिनेटिंग बीमारी है, डोमिनेटिंग ट्रेट है, और डोमिनेटिंग ट्रेट बहुत खराब चीज है। अगर ये आ गई तो ये एक्सप्रेस कर ही रहेगा। चलो, in this kind of inheritance the normal allele is recessive and the abnormal allele is dominant. A rare autosomal जो disorder है वो है achondroplasia. Thankfully हम कह सकते हो यूनिवर्स में ऑटोसोमल डोमिनेंट बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, रेसेसिव ज्यादा है, इसलिए उनका जीन एक्सप्रेशन कम है। डोमिनेंट बहुत रेयर है, क्यों? क्योंकि इनका जीन एक्सप्रेशन बहुत हाई है। ठीक है,
चलो, इन दिस कंडीशन एकॉन्ड्रोप्लेजिया में यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो जीनोटाइप रहता है या तो वो दोनों रेसेसिव का होगा, या तो अफेक्टेड फीमेल होगा, या तो कैसा होगा हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा, या तो दोनों डोमिनेंट कंडीशन में होगा। अगर रेसेसिव वाला आया तो क्या होगा, जिस भी रेसेसिव में ये डोमिनेटिंग एलील अगर आ गया तो बीमारी हो जाएगी। क्लियर? चलो, एकॉन्ड्रोप्लेजिया के फीचर्स यूजुअली ड्वार्फ के सारे फीचर्स रहते हैं। फ्रंटल बॉसिंग रहती है, सर इनका छोटा रहेगा, मिड फेस का हाइपोप्लेजिया है, शॉर्ट डिजिट्स रहेंगे। अब इनका टॉर्सो कैसा है, शॉर्ट है। अब इनके टिबिया कहते हैं कैसे हैं, वो भी एकदम मुड़े हुए से छोटे छोटे से होंगे। तो अगर ड्वार्फ आए तो ड्वार्फ और एकॉन्ड्रोप्लेजिया ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं, लेकिन एकॉन्ड्रोप्लेजिया में क्या होता है, इट इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? चलो अब आते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब यहां पे क्या है, एक्स क्रोमोसोम पे है, लेकिन कैसा है, रेसेसिव है। तो जब तक 2 कॉपीज में नहीं होगा ये फीमेल में डिसऑर्डर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये 1 कॉपी में हुआ और मेल में हो गया तो ये डिसऑर्डर कैसा हो जाएगा। इसलिए एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हमेशा मेल में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 एक्स कॉपीज है। अगर वो 1 एक्स कॉपी भी रेसेसिव से बीमार हो गई तो वो डेफिनेटली डिजीज कॉज करेगी बच्चे में। लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर 1 एक्स के पास रेसेसिव का अलील है तो दूसरा नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, उस कंडीशन में बच्चा कैरियर बनता है, उसको बीमारी नहीं होगी। वो अपने बच्चे में बीमारी कॉज कर सकता है लेकिन उस खुद को नहीं होगी बीमारी। तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स हमेशा बेटों में या सन्स में या लड़कों में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास 1 एक्स क्रोमोसोम है, एंड अगर वो 1 एक्स क्रोमोसोम खराब आ गया तो वो पूरा डिजीज कॉज करेगा। लेकिन फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। और रेसेसिव बीमारी की खासियत आपको पता है, जब तक दोनों कॉपीज में नहीं होगा वो बीमारी फीमेल को नहीं होगी। अगर 1 कॉपी में हुआ और 1 नॉर्मल हुई वो तब भी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कैरियर होगी, वो अपने बच्चों में कॉज कर सकती है लेकिन वो खुद नॉर्मल है। और जब उसके पास दोनों कॉपीज में आएगा वो बीमारी तब ही हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स किस में ज्यादा होंगे, सन में ज्यादा होंगे, बिकॉज दे कैरी सिंगल एक्स क्रोमोसोम। चलो, in the X-linked recessive inheritance in the mother, that is double X, the affected gene remains on 1 X chromosome. As the result, she becomes carrier. अगर फीमेल के 1 X क्रोमोसोम में डोमिनेंट या कह सकते हो रेसेसिव अलील है तो वो कैसी होगी, कैरियर। लेकिन अगर सन में वो 1 भी आ गया तो उनके पास तो है ही 1 ना, तो उसमें तो बीमारी होगी ना। क्लियर? In the progeny, the men passes the Y chromosome onto their son and their X chromosome to their daughters. So the man who is affected will not pass his to his son, but to all his daughters. तभी कहते हैं कि अगर X linked फादर को है, अगर X linked फादर को है, ठीक है, फादर का X क्रोमोसोम क्या है, खराब है, तो वो बीमारी हमेशा अपनी डॉटर्स को देगा। किसको देगा? डॉटर्स को देगा। इस टाइप की इनहेरिटेंस में जिसमें हम फादर टू डॉटर जाते हैं उसको क्या कहते हैं हम, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हमेशा एक्स लिंक डिजीजेस में दिखता है। क्यों? क्योंकि फादर टू डॉटर जाता है या मदर टू सन जाता है। यहां पे रेसेसिव वाला फादर है। क्यों? क्योंकि फादर के पास 1 ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी खराब है, तो वो खराब क्रोमोसोम सारे किसको देगा, अपनी डॉटर्स को देगा। और सन के पास तो वाई क्रोमोसोम जाएगा ना, तो वो तो नॉर्मल है, तो यहां पे सारी डॉटर्स अफेक्ट होंगी, सन फादर से डॉटर। तो जब फादर से डॉटर अफेक्ट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो अब देखो, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया है क्या? तो हीमोफीलिया इज बेसिकली क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर।
अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, बहुत बहुत ध्यान से सुनो, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 अगर डेफिशिएंट हो जाए, तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 अगर हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो कैसा होता है, हीमोफीलिया, तब होता है हीमोफीलिया 8। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा ना बने, 9, क्लॉटिंग फैक्टर 9 ना बने हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, उस टाइप को हम कहते हैं हीमोफीलिया बी। तो 8 से याद रखना है, हीमोफीलिया 8A नहीं बना, और हीमोफीलिया बी कब नहीं होता, जब क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता, गायब होता है, तो हीमोफीलिया बी होगा। तो अगर क्वेश्चन आए हीमोफीलिया ए क्या है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 8, तो इसे याद कैसे रखोगे, ये क्या है 8, ऑडी का नंबर है ना, तो ऑडी के नंबर से याद रखेंगे हम, ऑडी A8, तो ए हीमोफीलिया ए अगर है तो मतलब क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 डेफिशिएंट है, और हीमोफीलिया बी है तो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 है। बेसिकली हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम होता है 5 से 7 मिनट। हमारी बॉडी में क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं है, तो कैस्केड ऑफ इफेक्ट ही नहीं होगा, जब कैस्केड ही नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्लॉटिंग डिजीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता या 9 नहीं होता, क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं है तो हीमोफीलिया ए, क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं है तो हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया का इनहेरिटेंस कैसा है, तो अगर हीमोफीलिया, फॉर एन एग्जाम्पल मैं केस लूं, यहां पे केस लेते हैं 1, अगर हीमोफीलिया मदर कैरियर है, ठीक है, यहां पे हीमोफीलिया मदर क्या है, कैरियर, और फादर क्या है, नॉर्मल। यहां पे मदर कैरियर है और फादर क्या है, नॉर्मल। देख सकते हो आप, मदर को कैरियर है, हीमोफीलिया का एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, यहां पे फादर बिल्कुल नॉर्मल है। इस कंडीशन में बच्चे क्या होंगे, यहां पे लिख लेते हैं हम, ठीक है, आ जाओ फटाफट से चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो सन रहेगा वो कैसा है, वो होगा डिजीज्ड, वो होगा डिजीज्ड। तो यहां पे, और जो डॉटर है वो होगी कैरियर, ठीक है, वो होगी कैरियर, लेकिन डिजीज कौन हुआ, सन। तो यहां पे बीमारी मदर, यहां पे बीमारी मदर टू कौन गई, सन। और क्या दिखा हमें, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्या दिखा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्लियर, तो अगर मदर टू सन जाती है तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इस कंडीशन में मदर कैरियर है तो डिजीज कौन होगा, सन होगा, डॉटर कैरियर होगी, लेकिन सन को क्या होगा, सन को बीमारी होगी। अब उसी की जगह अगर मैं केस 2 लूं, और उसमें मेरी मदर नॉर्मल है, ठीक है, मदर एकदम नॉर्मल है, एंड फादर डिजीज्ड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फादर डिजीज है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि यहां पे फादर डिजीज था, ठीक है, फादर डिजीज था, एंड उसने क्या करा, अपनी सारी डॉटर्स को बीमारी दे दी। तो यहां पे डॉटर्स कैसी हुई, यहां पे डॉटर्स डिजीज्ड हुई। तो जब फादर टू डॉटर आएगा उसे क्या कहेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो हीमोफीलिया में हमें क्या देखा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अगर मदर बीमार है तो सन पे जाएगा, सन बीमार है, फादर बीमार है तो डॉटर्स पे जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई भी कंडीशन आई इनहेरिटेंस की आप सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो इस डायग्राम में देख लो, फादर को हीमोफीलिया नहीं है, मदर कैरियर है, क्या होगा, जो डॉटर होगी वो तो कैरियर होगी, लेकिन सन डिजीज होगा। तो यहां पे क्या आ गया, मदर टू सन, अगेन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड डिजीज है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखेगा ही दिखेगा। चलो
अब उसके बाद आती है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें पूरी बॉडी की जो जॉइंट्स है वो सारे कैसे हो जाते हैं, डिस्ट्रोफिक से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन रहता है डिस्ट्रोफिन वही डेफिशिएंट रहता है। तो आपको बस याद क्या रखना है, डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी होती है किसमें, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। इज दैट क्लियर? एंड इट इज एन टाइप ऑफ एक्स-लिंक्ड रेसेसिव। क्लियर? चलो अब आते हैं लास्ट, एक्स लिंक डोमिनेंट। तो एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स कब होंगे, जब एक्स पे क्या होगा, कोई भी बीमारी का डोमिनेंट एलील होगा। जो भी म्यूटेटेड एलील है वो कैसा है, डोमिनेंट। तो नो मैटर व्हाट, ये होमोजाइगस में हो हेटेरोजाइगस में हो, ये बीमारी कॉज करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेटिंग एलील है। ये अगर आ गया तो ये तो बीमारी कॉज करके ही रहेगा। So in this type of inheritance, the affected male pass the mutated gene to all their daughters and none to their son. In case of female married to unaffected, it will pass it all to son, not to their daughters. Clear? चलो देखो यहाँ पे मदर अनअफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या आ गए, यहाँ पे सारी डॉटर्स बीमार हुई। देख लो यहाँ पे सारी डॉटर्स बीमार हुई हैं, ठीक है, और सन बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे भी क्रिस क्रॉस देखा, फादर बीमार है तो सारी डॉटर्स बीमार हैं, और इसके दूसरे में अगर मदर बीमार है तो सारे सन बीमार हैं, ठीक है, मदर बीमार है तो सारे सन बीमार हैं। तो यहां पे भी मदर टू सन गया। क्लियर? तो इसी तरीके से होते हैं हमारे एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। अब आगे आते हैं पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक में क्या है, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं। क्या इन्वॉल्व है, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है। और जब मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं मतलब कि यहाँ पे एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या होते हैं, डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हाइपरटेंशन। तो ये सारी क्या है, हमारी पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना जेनेटिक डिसऑर्डर्स का कंप्लीट चैप्टर 1 गो में। मतलब एक वीडियो में आपने पूरी नॉलेज ब्रश अप कर ली, वो भी किसके साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर पाए। यहाँ पे कोई भी कूपन कोड नहीं मांगते, कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करते, क्योंकि वी बिलीव इन फ्री एजुकेशन, टोटली फ्री एजुकेशन, ताकि आप कुछ बहुत अच्छा कर पाए। आप चाहें तो हमारे वीडियोस ऐप में भी देख सकते हैं, आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, दैट इज www.magnetbrains.com, या तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, CBSE, NTSC, ओलंपियाड्स, QET, जैब कैब, RRB, स्पोकन इंग्लिश, हर पॉसिबल कोर्स अवेलेबल है। बहुत नॉलेज है स्टूडेंट्स, जितना गेन कर सकते हो उतना करना चाहिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।